वेलकम गाइस, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, कल हमने बात की थी मॉनेटरी पॉलिसी की। कल किस तरीके से एक कंट्री का सेंट्रल बैंक, जो कि हमारी कंट्री के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, किस तरीके से डिफरेंट टूल्स के द्वारा, डिफरेंट टूल्स के ज़रिए वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है हमारी इकॉनमी में। वहाँ पर हमने बात की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक ऐसी पॉलिसी है जो जिससे गवर्नमेंट का लेना देना थोड़ा कम होता है। एक वक्त था 2017 से पहले, जब मॉनेटरी पॉलिसी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी हुआ करती थी किसकी, आरबीआई की। लेकिन उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसका कहा गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई गवर्नर, जिससे उन्हें कमेटी बनाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें फिर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का भी सेव होने लगा हेड ये आपके पॉलिसी रेट्स में, जो कि हमने पढ़ा था कल, जिसमें आपका रेपो रेट आता है। और बाकी जो रेट्स हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब रेट्स। दोस्तों, अगर आपने अगर आप पहले इस चैनल पे नए हैं, आपका पहला वीडियो है हमारे चैनल का, तो इसके पीछे वाला चैनल जरूर देखिए, इसका पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए। और हमारे बाकी भी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आप। इंडियन इकोनॉमी के अभी तक 5 लेक्चर हो चुके हैं, ये 6ठा लेक्चर है। तो बेसिक से भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको समझ थोड़ा कम आएगा। तो और दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे लेटेस्ट चैनल के थ्रू। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा था, कल हमने जो ये बातें की किस तरीके से आरबीआई जो मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट टूल्स हैं आरबीआई के पास। बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, आपका सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो है, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। और दोस्तों, जैसे कि उनके पास मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो कि एमएसएफ किसको हम कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे वे हैं जिसके थ्रू हमारी इकॉनमी में ये मनी कंट्रोल किया जाता है। और मनी कंट्रोल का पर्पस क्या है दोस्तों, मनी कंट्रोल का पर्पस क्या है, ये जानना जरूरी है। अगर आपको याद होगा, लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 में हमने लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ का सप्लाई करते हो मार्केट में, उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू कम होती है। और जितना कम आप किसी चीज़ को मार्केट में सप्लाई करते हो, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती है। दोस्तों, ये मनी सप्लाई का भी कुछ ना कुछ ऐसा ही फंडा है। अगर आप मनी को बहुत ज़्यादा सप्लाई कर लेते हो इकोनॉमी में, उसकी वैल्यू घट जाती है और चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। जिस प्राइस पे आपको पहले कोई चीज़ मिल सकती थी, अब उसके हायर प्राइस से मिलेगी, क्योंकि उस मनी की वैल्यू घट चुकी है। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही थी, है ना। अब दोस्तों, अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी इकोनॉमी में, बहुत ज़्यादा होगी, तो आपकी हर शख्स के पास पैसा होगा। हर शख्स के पास पैसा होगा तो आपकी डिमांड एक हिसाब से जो है बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास पैसा, आप ज़्यादा खरीदना चाहते हो, आपके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा आ गई, तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, सप्लाई सेम रही तो चीज़ों की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लेक्चर नंबर 3 या 4 में जाके लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कल हम कहीं ना कहीं, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता नहीं पाया था कि किस तरीके से इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, इस मॉनेटरी सप्लाई के इस टूल्स को, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट को इस्तेमाल करके कैसे जो आपका हमारा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, किस तरीके से इन टूल्स को इस्तेमाल करके प्राइसेस को कंट्रोल करता है। दोस्तों, इन जनरल जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए किसी रीजन की वजह से, जैसे आजकल कोरोना है, कोरोना की वजह से कितनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप हो गई, बसेस, ट्रेन्स, एयर सप्लाई, रेस्टोरेंट्स, काफ़ी सारी सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज भी यहाँ तक की, स्कूल्स, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट्स, बहुत कुछ, ऑलमोस्ट तकरीबन सब कुछ बंद रहा बहुत देर तक। अब आज से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन आज से पहले तकरीबन मैक्सिमम चीज़ें बंद रही हमारी इकोनॉमी में, है ना। तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हॉल्ट पे आ गई। अब ऐसा हो सकता है कि क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं, क्योंकि कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोग जो नॉर्मल डे टू डे जॉब, डेली वेजेस पे डिपेंडेंट थे, उनको पैसा नहीं मिला। जो अपने प्रोफेशन पे लोगों की एवरीडे कस्टमर्स पे डिपेंडेंट थे, जो नहीं हो पाया। फॉर एग्जांपल, मैं बार्बर्स की एग्जांपल दूंगा आपको। जो नाई हैं, बार्बर्स हैं, उनका रोजी रोटी डे टू डे कस्टमर्स पे चलता है, उनकी कोई फिक्स सैलरी तो नहीं है। उनके डे टू डे कस्टमर जो आ रहे हैं
उनके ऊपर डिपेंडेंट करता है। अब तो देखो दोस्तों, लोगों ने बाल नहीं कटवाए एक महीने 2 महीने, अब वो इनकम जो उनको अर्न करनी थी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, अब वो नहीं कर पाए, उनका जो नॉर्मल इनकम होनी थी वो नॉर्मल इनकम नहीं हुई। तो सिमिलरली एक सब्जी वाला है जो डे टू डे बेसिस पे सब्जी बेचता था, कभी कभार दिन में 300-400 रुपये भी कमा लेता था प्रॉफिट, लेकिन अब क्या हुआ, लॉकडाउन होने की वजह से वो सब्जी नहीं बेच पाया, फ्रूट नहीं बेच पाया, तो डे टू डे कस्टमर उसके पास पैसा नहीं आ पाया। सिमिलरली एक मजदूर है, एक लेबरर है जो डे टू डे डिपेंड करता है हार्ड वर्किंग जॉब पे, कहीं पर मजदूरी करके वो पैसा कमाता है, वो भी पैसा नहीं कमा पाया। उसकी वजह से हुआ क्या दोस्तों, इन जनरल लोगों के पास क्या पैसा कम हो गया जो वो कमाया करते थे। इन जनरल लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, है ना, लोगों के पास पैसा रहा ही नहीं। अब रहा नहीं, अगर पैसा नहीं उनके पास, अब इकॉनमी अगर दोबारा खुलती भी है तो जो चीजें वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ले सकते थे, है ना, मिसाल के तौर पे एक सब्जी वाला या फिर एक कोई शख्स जो दुकानदार है, वो नॉर्मल अच्छी खासी लाइफ जी सकता था, दिन में वो नॉन वेज भी खा सकता था, अंडे भी खा सकता था, वो लेट्स से महीने में 1-2 बारी नए नए कपड़े भी खरीद सकता था अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा भी सकता था, क्योंकि उसकी डे टू डे इनकम सफिशिएंट थी। लेकिन क्योंकि इतना देर कम हो चुका है, अब उसकी वो इनकम सफिशिएंट नहीं रही, अब वो पैसा नहीं पे कर सकता उस स्कूल को जिस स्कूल में वो उसके बच्चे पढ़ते हैं, अब वो लाइफ स्टैंडर्ड वो मेंटेन नहीं कर सकता। तो दोस्तों हुआ क्या, लोगों के पास पैसा कम हो गया। ऐसी सिचुएशन में जब इकोनॉमी स्लो डाउन पे है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है जब लोगों के पास पैसा नहीं बचता, ऐसी सिचुएशन में जनरली उस कंट्री का आरबीआई या सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसको कहते हैं हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई हर वो स्टेप लेगा जिससे हमारे कंट्री में लोन्स मिलना सस्ते हो जाएंगे, है ना। जनरली हमारे कंट्री में जनरली स्पीकिंग बैंक रेट, रेपो रेट, एसएलआर, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर को कम छेड़ा जाता है, फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाता है हमारे रेपो रेट को, क्योंकि कोई भी चीज इकोनॉमी में जब भी चेंजेस आती हैं जनरली शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो सॉल्व की जा सकती हैं। तो रेपो रेट को चेंज किया जाता है, रेपो रेट को जनरली कम किया जाता है ऐसी सिचुएशन में जब हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन पे हो, जब हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटी थोड़ा स्लो डाउन पे हो, जैसा अभी कोरोना वायरस की वजह से हो गया है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो आपका बैंक है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, वो जो इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए रेपो रेट को कम कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो सीआरआर को कम कर दे, ऐसा भी हो सकता है वो एसएलआर को और कम कर दे। देखो जैसे कि मैंने कल बताया आपको, सीआरआर क्या था, कैश रिजर्व रेशियो। किसका रेशियो, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का। नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज मैंने कल आपको बताया था क्या होता है, जो भी आपके जो है, एक तो डिमांड, जैसे डिमांड आपके वो डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट का मतलब हो गया सब वो डिपॉजिट जो बैंक को आपकी डिमांड पे देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा सेविंग्स अकाउंट है, मैं बैंक में जाता हूं, मैं विड्रॉल फॉर्म भरता हूं, मैं देता हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं अपना पैसा, बस उनको देना पड़ेगा। सिमिलरली मैं अपने एटीएम जाता हूं, मैं ऑन डिमांड अपना पैसा निकाल सकता हूं जब भी मेरी मर्जी है, तो डिमांड के बेसिस पर है। लेकिन टाइम लायबिलिटीज जो है, मैंने बोला ना टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हो गई जो एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड तक बंद रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपने फिक्स डिपॉजिट बनाया 6 महीने का, वो आप कभी भी जाकर नहीं निकाल सकते, आपको वेट करना पड़ेगा 6 मंथ। हाँ निकाल भी सकते हो आप, लेकिन उसमें कुछ पेनल्टीज होती हैं, बट इन जनरल अगर बात की जाए तो 6 महीने के लिए अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट रखा है, वो अमाउंट 6 महीने तक लॉक्ड रहेगा, उसको आप निकाल नहीं सकते। तो इसका रेशियो होता है सीआरआर। तो हमने कल पढ़ा था कि सीआरआर होता है वो रेशियो हमारे नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का, जो रेशियो एक बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है। तो अभी वो 3% है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था। हो सकता है सेंट्रल बैंक बोले कि इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब है, 3% से भी नीचे लाओ इसको, कितना लाओ, 2%। अगर 2% लाया, लेट्स से किसी की नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज कितनी थी, 100 करोड़, 3% उसका कैश रिजर्व रेशियो था, इसका मतलब 3 करोड़ उसको उठा के किसको देना था, आरबीआई को देना था। लेकिन अब आरबीआई ने क्या बोला, 3% नहीं 2% ही रखो, अब 1 करोड़ वापस ले लो। अब क्या हुआ, बैंक के पास ज्यादा पैसा आ गया उधार देने के लिए, है ना। सिमिलरली स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमने पढ़ा था। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर वो रेशियो होता है नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का, जो एक बैंक को अपने पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी और इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो दोस्तों अगर सेंट्रल बैंक बोलता है कि नहीं एक काम करो, 18% है, इसको 15% पे ले आओ, तो 15% कितना हो गया आपका, 100 करोड़ का 15 करोड़, तो पहले कितना था 18 करोड़, 18% था, तो 3 करोड़ और फ्री हो गया, और पैसा आ गया बैंक के पास। इससे होगा कि अगर पैसा बैंक के पास ज्यादा है तो कस्टमर ज्यादा दे पाएगा लोगों को, मतलब ज्यादा लोगों को दे पाएगा पैसा। क्यों, अब पैसा देना जरूरी क्यों है ऐसी सिचुएशन में, क्यों एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करेगी आरबीआई, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है
तो वो खरीदेंगे नहीं कोई चीज़। अब अगर ये नहीं खरीदेंगे वो चीज़ें जो नॉर्मली खरीदते थे, ये फॉर एग्जांपल मैं एक मजदूर हूँ और मैं डे टू डे बेसिस पे डिपेंड करता था अपनी वेजेस पे। मैं नॉर्मली फलाने एक पर्टिकुलर क्वालिटी का राइस खाता था, एक पर्टिकुलर क्वालिटी का वीट खाता था, गेहूँ खाता था, एक पर्टिकुलर क्वालिटी का मैं दाल लेता था। लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसा कम है, बिल्कुल कम है, तो अब मैं वो क्वालिटी की चीज़ें नहीं लूँगा। अब मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कम कर दूंगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये कि मैं डिपेंडेंट हो जाऊँ लोगों पे, मतलब सरकार पे। तो अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है, अगर आरबीआई पैसे को सस्ता नहीं करता है, तो होगा क्या, ये एक किस्म का ट्रैप बन जाता है, एक किस्म का ट्रैप बन जाता है। देखो दोस्तों, जिसके पास पैसा है ना, ये कस्टमर है ना, ये पैसा देता है, पैसा खर्चता है चीज़ें खरीदने पे। ये चीज़ें कमोडिटीज़ आ गई, डे टू डे कमोडिटीज़। इसमें आपका चावल आ गया, गेहूँ आ गया, फ्रूट्स आ गया, लेट्स से कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, या फिर आपका चिप्स वगैरह आ गया। तो ये कौन बना रही थी? कंपनी, ये कंपनियां बना रही थी, है ना, कंपनियां बना रही थी। अब कंपनियां देती हैं वेजेस अपने वर्कर्स को, क्योंकि स्लो डाउन आ गया, इस इंसान के पास पैसा नहीं रहा खरीदने के लिए, है ना। अब ये चीजें ये नहीं खरीदेगा। अगर ये चीजें ये नहीं खरीदेगा तो इन कंपनियों को लॉस होगा, जो इन्हें चीजें बनाई थी, इन कंपनियों को लॉस होगा। तो ये लोग अपने वर्कर्स को वेजेस नहीं दे पाएंगे। अगर अपने वर्कर्स को वेजेस नहीं दे पाएंगे तो इनकी भी ऐसी हालत हो जाएगी। तो होगा क्या, एक ट्रैप में फंस जाएंगे हम, एक ट्रैप में फंस जाएंगे कि वो लगातार लोगों की इनकम कम होती जाएगी और स्लो डाउन पे चले जाएंगे हम। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है कि जब भी ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन आए तो हम लोगों को पैसा प्रोवाइड कर सकें सस्ते दाम पे, ताकि लोगों के पास पैसा हो। लोगों के पास पैसा होगा तो लोग चीजें खरीदेंगे, तो ये कंपनी अपने वर्कर्स को वेजेस दे पाएंगी। ये कंपनी अपनी वर्कर्स को वेजेस देंगी तो ये वेजेस और खर्चा करेंगे इकोनॉमी में, और खर्चेंगे और डिमांड बढ़ेगी, और इवेंचुअली जो इस कोरोना वायरस की वजह से हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी कुछ वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, इसीलिए जब भी स्लो डाउन होगा कोरोना वायरस की तरह या किसी भी रीजन की वजह से, तो जनरली उस सेंट्रल बैंक जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करने का मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देना, एसएलआर को कम कर देना, सीआरआर को कम कर देना, ताकि बैंक्स को पैसा आरबीआई से सस्ते दाम पे मिले और उनके पास पैसा भी ज्यादा हो देने के लिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को वो लोन सस्ते दाम पे दे सकें। जिन लोगों की जॉब्स चलेगी, जिन लोगों की पैसे वो कमा नहीं पाए, उनको सस्ते दाम पे लोन्स मिल पाए। उनको लोन मिलेंगे तो अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर पाएंगे, अपने डे टू डे घर की जो खर्चे हैं वो पूरे कर पाएंगे, और वक्त के साथ साथ वो कमाई करके वो लोन को भी चुका पाएंगे। समझ गए दोस्तों? तो क्यों जरूरी है इकोनॉमिक स्लो डाउन में एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करना। इसको हम बोलते हैं चीप मनी भी, जब मनी को आप सस्ते दाम पे लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करो। ठीक है, तो क्या है, इसकी वजह से जब भी चीप मनी पॉलिसी फॉलो करती है आरबीआई, इसकी वजह से होगा क्या, बहुत सा पैसा इंजेक्ट हो जाएगा इकोनॉमी में। कैसे इंजेक्ट होगा कि बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आ गया, तो एक हिसाब से जो पैसा ज्यादा आ गया तो बैंक्स ने क्या किया, बैंक्स ने बोला हम प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं, हम एक काम करते हैं, हम लोन्स की रेट चीप पर कर देते हैं, सस्ते कर देते हैं। जैसे आरबीआई ने हमें सस्ते दाम पे दिया तो हम भी सस्ते दाम पे आगे दे सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारा पैसा क्या हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा इकोनॉमी में, और लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खर्चेंगे तो लोगों आगे डिमांड क्रिएट होगी तो सप्लाई क्रिएट होगी तो लोगों को वेजेस वगैरह पे कर पाएंगे कंपनीज, और इवेंचुअली हम उस ट्रैप से बाहर आ पाएंगे। समझ गए दोस्तों? अब हम बात करते हैं ऐसी सिचुएशन पे जब कंट्री में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रखा हो। दोस्तों, इन्फ्लेशन को हम सेपरेटली भी डील करेंगे आज, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आसान भाषा में समझा जाए, जब प्राइसेस कमोडिटीज की बढ़ जाती हैं उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं आसान भाषा में। असल में जनरल प्राइस लेवल्स की बात करते हैं। अब जनरल प्राइस लेवल्स क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। जब भी चीज़ों की जनरल प्राइस लेवल्स बढ़ जाती है, यानी चीज़ों का भाव बढ़ जाता है, उस वक्त पे ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल बैंक कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करे। क्या मतलब होता है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का? जब इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से चीज़ों का रेट बढ़ रहा हो, बहुत तेज़ी से रेट बढ़ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई कोशिश करती है कि जितना कम हो सके उतना कम मनी सप्लाई रहे इकोनॉमी में। उसके लिए वो क्या करेंगे, जो काम उनने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में किया उसका उल्टा काम यहां कर देंगे। क्या करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे चेंजेस करेंगे कि एसएलआर को बढ़ा सकते हैं, सीआरआर को बढ़ा सकते हैं, रेपो रेट को बढ़ा सकते हैं, बैंक रेट को बढ़ा सकते हैं, कुछ भी इनमें से हो सकता है। जनरली इंडियन इकोनॉमी में रेपो रेट को ही चेंजेस की जाती हैं ज्यादा, बाकी चीजों को बहुत कम छेड़ा जाता है।
लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं अगर चाहे वो तो कर सकते हैं कि ये सब तरीके उनके पास अवेलेबल हैं, दे मे और दे मे नॉट। तो जब भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, प्राइसेस बहुत बढ़ रही है रोजमर्रा की चीजों की, उस वक्त पे आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा। हो सकता है रेपो रेट बढ़ा दे, हो सकता है वो सीआरआर भी बढ़ा दे, हो सकता है वो एसएलआर भी बढ़ा दे। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, जो बैंक्स हैं उनको महंगे दाम पे अब इंटरेस्ट रेट मिलने लगेंगे। मैंने क्या बोला था, रेपो रेट क्या होता है, इट्स अ रेट एट विच द आरबीआई बोरोज, आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। तो अगर कमर्शियल बैंक्स को ही पैसा महंगा मिल रहा है, महंगे दामों पे मिल रहा है, महंगे इंटरेस्ट रेट्स पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो अपने कस्टमर्स को भी महंगे रेट्स पे देंगे। अगर आप मार्केट जाते हो और आप बोलते हो मुझे लोन लेना है और आपको पता चलता है कि 10% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, 12% पे मिल रहा है, 15% पे मिल रहा है, तो आप बोलोगे तो बहुत ज्यादा है, तो हम नहीं ले सकते, तो आप पैसा नहीं लोगे बैंक से। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी इकोनॉमी में, पैसा जाएगा ही नहीं इकोनॉमी में। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप सक कर रहे हो इकोनॉमी से पैसा वापस, है ना। पहले आपने इंजेक्ट किया था, अब आप क्या कर रहे हो, सक कर रहे हो इकोनॉमी से पैसा। सिमिलरली अगर एसएलआर बढ़ा दिया, पहले मान लो 18% था एसएलआर, जैसे अभी प्रेजेंटली 18% है, यानी अगर किसी की नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज बैंक की 100 करोड़ है और 18 करोड़ उसको अपने पास रखना था, वो लोन में नहीं दे सकता था। अब उसने, सेंट्रल बैंक ने बोला 18% नहीं, इसको 20% कर दो। इसका मतलब है 2 करोड़ और लॉक हो गया, वो पैसा नहीं दे पाएगा किसको, कस्टमर्स को। सिमिलरली अगर सेंट्रल बैंक ने बोला सीआरआर जो अभी 3% है, इसको 10% कर दो, लेट्स से 10% कर दिया, इसका मतलब पहले 3 करोड़ फंस रहा था, अब 10 करोड़ फंस जाएगा। यानी हुआ क्या, पहले 100 करोड़ पैसा था, 10 करोड़ किसका आ गया, सीआरआर का, और एसएलआर का कितना आ गया, 20 करोड़। 10 करोड़ 20 करोड़ कितना हो गया, 30 करोड़। यानी 30 करोड़ तो वहीं फंस गया, अब उसके पास 70 करोड़ ही रहा देने के लिए। समझ गए दोस्तों। तो इस तरीके से जब भी सेंट्रल बैंक रेपो रेट जैसी चीजों को बढ़ा दे या फिर एसएलआर सीआरआर को बढ़ा दे, ऐसी पॉलिसीज को हम कहते हैं क्या, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब मनी को सक कर दिया जाता है इकोनॉमी से, और जब इकोनॉमी से मनी निकाल दिया गया, मनी की सप्लाई कम हो गई इकोनॉमी में, तो क्या हो जाएगा, जनरल प्राइस लेवल थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे, इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाएंगे। अब दोस्तों इन्फ्लेशन दो किस्म की वजह से हो सकता है, या तो ये हो कि आपका जो है वो, खैर हम इन्फ्लेशन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अब सीधे इन्फ्लेशन पे ही आते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। इसको हम चीप मनी बोलते हैं, एक्सपेंशनरी को इसको हम डियर मनी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, अभी तक ये कल काफी लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों कि ये टॉपिक तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन इन्फ्लेशन को समझने के लिए टॉपिक बहुत जरूरी था, इसके बगैर आपको समझ में नहीं आता। अब हम शुरू करेंगे हमारा असली टॉपिक जो हमारे सिलेबस में भी, दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, इन्फ्लेशन दोस्तों क्या है, इन्फ्लेशन इज नथिंग बट जनरल इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल्स। जनरल प्राइस लेवल्स में इंक्रीज होने का मतलब हो गया कि आपकी कमोडिटीज जो जितने भी मार्केट में हैं उसका प्राइस लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपकी इकोनॉमी में। ठीक है दोस्तों, और जनरल प्राइस लेवल दरअसल क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल होता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस। वेटेड एवरेज का मतलब हो गया कि आप डिफरेंट चीजों को डिफरेंट इंपॉर्टेंस देते हो, हर चीज को हर किसी कमोडिटी को सेम वेटेज नहीं देते, अलग अलग वेटेज देते हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप में से कई लोग इंजीनियरिंग कर रखी होगी, आपको पता है कि सीजीपीए कैसे कैलकुलेट होता है। कुछ सब्जेक्ट का ज्यादा क्रेडिट होता है, कुछ सब्जेक्ट का कम क्रेडिट होता है। जिस सब्जेक्ट के ज्यादा क्रेडिट होते हैं उसमें अगर आप ज्यादा मार्क्स लेते हो तो आपकी परसेंटेज भी बढ़ जाती है, सीजीपीए बढ़ जाता है। जिस सब्जेक्ट में आपकी क्रेडिट कम होते हैं उसमें अगर आप जो है ज्यादा मार्क्स भी लेते हो तो उससे ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता ज्यादा आपके सीजीपीए पे। तो दिस इज वेटेड एवरेज। सिमिलरली प्राइसेस की वेटेड एवरेज को हम जनरल प्राइस लेवल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब भी देयर इज अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, अब इन्फ्लेशन दो किस्म से हो सकती है, एक तो आ गया डिमांड पुश इन्फ्लेशन, एक आ गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, डिमांड पुश इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुश इन्फ्लेशन है जब भी कंज्यूमर डिमांड ज्यादा हो, ठीक है, और जब भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स सेम गुड्स को खरीद रहे हो, इसकी वजह से जो प्राइस इंक्रीज होगा इसको कहेंगे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी डिमांड जब इंक्रीज हो रही है और बहुत से लोग सेम कमोडिटी खरीद रहे हैं, सेम गुड खरीद रहे हैं, सेम सर्विस खरीद रहे हैं, उसकी वजह से जो प्राइसेस में इंक्रीज आएगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ गए दोस्तों। मिसाल के तौर पे अगर बहुत सारे लोग कोई पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ पेन को पसंद करते हैं, ठीक है,
तो जब आप बहुत सारे लोग उसी चीज को डिमांड करते हैं, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसको कहेंगे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सिमिलरली सेकंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है दोस्तों, जैसे कि नाम बता रहा है इसका कॉस्ट, जब आपको किसी चीज के बनाने के जो फैक्टर्स हैं उसमें इंक्रीज हो जाए, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होगी, उसको हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, मुझे आपका जो ये निब बनाने के लिए मुझे कोई पॉलीमर या कोई सिंथेटिक कपड़ा जैसा चाहिए, इसकी इंक चाहिए, है ना, इसको पेंट करने के लिए ब्लैक एंड वाइट कलर चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़, प्लास्टिक, इंक, फैब्रिक में से कोई भी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ता है, उसकी वजह से जो इस पेन की प्राइस बढ़ेगी, उसको हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मिसाल के तौर पे पहले इस मान लेते हैं इस पेन का प्राइस 20 रुपये था, मान लेते हैं प्लास्टिक का कॉस्ट 5 रुपये था, और इंक का कॉस्ट लेट्स से 7 रुपये था, 7 और 5 12, और जो इसका फैब्रिक है उसके अंदर जो फोम है उसका कॉस्ट लेट्स से 8 रुपये था, है ना, तो 20 रुपये हो गया, 12 8 20। लेकिन मिसाल के तौर पे मान लो प्लास्टिक का कॉस्ट एकदम से बढ़ जाता है, वो 5 रुपये की जगह अब 7 रुपये का मिलने लगा, तो जो पेन पहले 20 रुपये का था वो क्या हो जाएगा, 22 रुपये का। प्राइस इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन हो गया। तो किसकी वजह से हुआ, जो इनपुट्स थे, रॉ मटेरियल या लेबर, या फिर मिसाल के तौर पे मान लेते हैं हम कि सडनली जो है गवर्नमेंट कहती है कि जो लेबर कॉस्ट आप दे रहे हो किसी पर्टिकुलर कंपनी में, लेट्स से इसी कंपनी में वो लेट्स से दिन के 1000 रुपये दे रहे थे, तो सरकार बोलती है कि नहीं 1000 रुपये कम है, आप उनको 1200 रुपये दो। अब अगर कंपनीज को 1200 रुपये देने हैं उनके वर्कर्स को, उनके लेबरर्स को, तो वो कहाँ से कमाएंगे, वो कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज कर देंगे, कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज कर देंगे। तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग, वो कहते हैं वो 1200 तो देते ही हैं, साथ में हर पेन का कॉस्ट भी बढ़ा देते हैं। तो कोई भी कॉस्ट जो इनपुट कॉस्ट है किसी भी चीज़ के बनाने का, है ना, मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट अचानक कहती है कि लेट्स से आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना, स्कूल में आप लेट्स से आप महीने का 2000 पे कर रहे हो अपनी फ़ी। अब गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेट स्कूल्स पे लेट्स से आज से GST जो है 18% से इंक्रीज करके हम 25% कर देते हैं। अब जो उनको पे करना है, वो गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करना है, तो पे ज़्यादा करना है उनको, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया तो कैसे निकालेंगे, तो आपकी फ़ी बढ़ा देंगे वो। तो क्या हुआ, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया था तो आपकी फ़ी भी बढ़ा दी। इसको कहते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन का उल्टा, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इज नथिंग बट व्हेन द ओवरऑल प्राइस लेवल डिक्रीजेस सो दैट इन्फ्लेशन रेट बिकम्स नेगेटिव। जब, जैसे कि मैंने बोला आपको, इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन के रीजंस हैं कि भैया आपका डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। सिमिलरली अगर उसकी अपोजिट चीजें होने लगी और जो आपकी इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव में चली गई, नेगेटिव में चली गई, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे क्या, डिफ्लेशन। ठीक है, और ये दरअसल बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए होती है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि डिफ्लेशन बहुत टाइम पीरियड के लिए चल रही है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी कमोडिटी की प्राइस में बहुत कमी आ गई, लेट्स से नॉर्मली आपको टमाटर जो है 10 रुपये किलो मिलते थे या 20 रुपये किलो मिलते थे, लेकिन किसी सीजन में बहुत टमाटर प्रोड्यूस हुआ, बहुत अच्छा हार्वेस्ट हुआ, अब मार्केट में टमाटर भरा पड़ा है, हर किसी के पास टमाटर पड़ा हुआ है। तो अब क्या हुआ, जहां वो 10 रुपये का मिलता था वो 5 रुपये का मिलने लगा, वो बोल रहे हैं ले जाओ क्योंकि खराब हो जाएंगे पड़े पड़े, है ना। उस केस में हुआ क्या, डिफ्लेशन हो गया उसके प्राइस का। ठीक है, तो उस डिफ्लेशन की वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है क्योंकि उस सीजन में हार्वेस्ट ज़्यादा हो गया, है ना, तो उसकी वजह से वो प्राइसेस बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए कम हो जाते हैं, वो बाद में बाकी दोबारा बाउंस बैक कर जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम दोस्तों डिसइन्फ्लेशन की। डिसइन्फ्लेशन इज नथिंग बट अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर सक्सेसिव टाइम पीरियड। बेसिकली डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में यही फर्क है कि डिफ्लेशन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, थोड़े लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए होता है। डिसइन्फ्लेशन का मतलब भी यही है कि जब प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, सॉरी प्राइस नहीं कम डिक्रीज होएगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात चल रही है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का डिक्रीज होना और इन्फ्लेशन का डिक्रीज होने में डिफरेंस है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको जीडीपी में बताया था कि जीडीपी ग्रोथ रेट का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना और जीडीपी का इंक्रीज होना डिक्रीज होने में डिफरेंस है ना। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 100 रुपीज़ जो है, 100 रुपीज़ अगर आपकी सैलरी है तो 100 रुपीज़ सैलरी आपकी एक साल है, अगले साल आपकी सैलरी होगी 110 रुपीज़, तो एक साल में आपकी इंक्रीज कितनी होगी सैलरी, 10%, बट अगले साल आपकी कितनी हो गई, 115 रुपये इंक्रीज हुई, यानी 5 रुपये इंक्रीज हुई। तो रेट ऑफ इंक्रीज
of your salary is decreasing. Similarly, when there is a decrease in rate of inflation, that is called as disinflation. यानी इन्फ्लेशन जिस गति से बढ़ रहा था उसमें कमी आ गई। पहले इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, 5%, 6%, 5%, 6%, 4%, 4% से 5, 5 से 6, 6 से 7 जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, 4 से 4.1 आ रहा है, 4.1 से 4.2 आ रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा, उस सिनेरियो को हम बोलेंगे कि डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो रहा है, और उसको कहेंगे हम डिसइन्फ्लेशन। दोस्तों, एक और चीज है बड़ी ही पेक्यूलियर जो कि इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलती है, दैट इज स्टैगफ्लेशन। क्या है? स्टैगफ्लेशन। दोस्तों, जनरली जब इन्फ्लेशन तब होती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है, जनरली स्पीकिंग, आमतौर पर। और जब इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो या जब इकोनॉमी स्लो डाउन पे हो, प्राइसेस कम आ रहे होते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन है स्टैगफ्लेशन, जब आपकी स्टैग्नेंसी भी है इकोनॉमी में और इन्फ्लेशन भी है। ये बड़ी पेक्युलर चीज है। क्या मतलब होगा इसका? एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? स्लो होगी, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा, और जीडीपी ग्रोथ क्या होगा? कम होगा। जनरली तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि जब गुड्स एंड सर्विसेज बहुत प्रोड्यूस हो रही हैं तो रेट्स बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन होगा, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल ठप है जैसे आजकल है तो क्या होगा? रेट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। बट ये कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब दोनों चीज़ें हो जाती हैं, स्टैग्नेंसी भी हो जाती है और इन्फ्लेशन भी हो जाती है। तो ये बड़ी पेक्युलर सिचुएशन है जो इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हाइपर इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा हो, और जनरली किसी रैपिड इंक्रीज इन मनी सप्लाई की वजह से हो, यानी बड़ी अचानक इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा आ जाए, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हो जाए, उसको कहते हैं क्या? हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, और बहुत कम समय में बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। जब ये 10%, 12%, 15% क्रॉस कर जाता है तो उसको कहते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल्स थी इन्फ्लेशन की, ये डेफिनेशन थी इन्फ्लेशन की, किस तरीके से इन्फ्लेशन कॉज होता है, कितने किस्म की इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन दोस्तों दरअसल बहुत बड़ा टॉपिक है, हम थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन जहाँ तक जितने हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है उतना ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। बहुत हाई फाई लेवल का नहीं पूछेंगे वो, हम बहुत बेसिक लेवल पे इन्फ्लेशन कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आपके जो डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।